Hello everyone, welcome back to all in my channel खोलिया सर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर 10th। देखिए चैप्टर 10th जो एनसीईआरटी का उसके अंदर आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी है। जो ऑप्टिक्स के अंदर यहाँ पर हमारे सिलेबस में 3 चैप्टर दिए हुए हैं आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और थर्ड वन इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और एक चीज़ क्लियर कर दूंगा यहाँ पे कि 3 के 3 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो रिलेटेड हैं तो जो हमने पढ़ दिया फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इन 2 चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तो पिछली वीडियोज़ को वॉच करिए तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखिए फिर सपोज दैट कोई लाइट रे किसी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करती है। ये हार्ड सरफेस आपका सपोज प्लेन मिरर। मैं ज़रा पिछले चैप्टर को कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ। प्लेन मिरर देखो मैंने कहा था कोई लाइट रे किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो उसी मीडियम में वापस चले जाती है। ऐसा हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसी को क्या कहते थे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता था ये रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देना रिफ्लेक्शन कह रहा हूं नॉट रिफ्रैक्शन। जो ये रिफ्लेक्शन है ये वर्ड आपने पहले भी सुना है। इससे पहले वाले चैप्टर में तो सुना है और पिछली क्लास में भी ये रिफ्लेक्शन वर्ड हमने सुना था। कहाँ पर? एक चैप्टर था साउंड और उसके अंदर एक टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन से तो आप वाकिफ़ हैं लेकिन जो चैप्टर आ रहा है रिफ्रैक्शन शायद आपने वर्ड नहीं सुना है। तो अब रिफ्रैक्शन क्या होता है फिर देखिए। रिफ्रैक्शन को भी कुछ ऐसे हम समझते हैं। देखिए सपोज दैट कोई लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्ट्राइक करती है। देखो यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है। सपोज दैट ये ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या आपका ग्लास है, ग्लास स्लैब। ठीक है भाई, इस ग्लास पर आती है तो उसके बाद ये उसी मीडियम में वापस ना आकर इसी के अंदर घुस जाती है। ये देखो यहाँ अंदर चले जाती है और इसके बाद फिर ये और नीचे को चले जाती है। तो यही क्या कहलाता है आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी फिर देखिए। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे व्हेन इट पासेस थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम ऑब्लिक्वली। क्या कहा फिर? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम ऑब्लिक्वली। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके जो डायरेक्शन होता है उसका क्या होता है चेंज हो जाता है। तो वही क्या कहलाता है रिफ्रैक्शन कहलाता है सिंपल वर्ड में। ठीक है, ऑब्लिक्वली एक वर्ड आया था। ऑब्लिक्वली मतलब तिरछा। तो जब ये तिरछी रे कोई मीडियम पर स्ट्राइक करते हैं उसके सरफेस पर तो उसी मीडियम में अंदर घुस जाती है और अपना पाथ क्या कर देती है बदल देती है। तो उसको हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखो ये थी आपकी रे ऑफ लाइट है ना, जरा समझिए भाई। और एक ग्लास स्लैब था और ये दोबारा ये रे बाहर निकल गई है। ये भी क्या है रे ऑफ लाइट ही है। ठीक है भाई, ये सिंपल सी भाषा आपने समझ ली होगी किसकी रिफ्रैक्शन की। तो एक अदर बात डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम ऑब्लिक्वली इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्लियर हो गया आपका। अब उसके बाद आखिर रिफ्रैक्शन होता क्यों, उसके कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों होता होगा जरा सोचिए। क्यों होता होगा? जब ये लाइट रे यहाँ पर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है। इस एयर से किस मारे ग्लास मारे तो अपना पाथ चेंज कर दे रही है। फिर ग्लास से फिर एयर मारे तो फिर से उसका पाथ क्या हो जा रहा है चेंज हो जा रहा है। जबकि इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, हमने पहले पढ़ा है नेचर ऑफ लाइट में कि लाइट का नेचर क्या होता है वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल करती है। तो इसको सीधे जाना चाहिए था और यहाँ पर ये आ गई थी तो इसको भी सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अपना पाथ जो होता है चेंज कर लेती है। तो किस कारण होता होगा? देखो ये एयर मीडियम है, ये ग्लास है, फिर एयर हो गया। यानी जब मीडियम चेंज होता है तो मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी चेंज होगी। क्योंकि हर मीडियम में डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होती है डिफरेंट होती है। दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉज है। कौन सा? द
चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडिया में जो लाइट की स्पीड होती है वो चेंज होती है, जिस कारण लाइट क्या होती है, अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब कैसे होती है भाई, देखो एयर में लगभग जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना, एयर में। और ग्लास डिफरेंट टाइप के ग्लास होते हैं, उसमें हम मानते हैं लगभग कितनी रहती है, 2 × एक जनरल केस ले लेते हैं 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें कम होती है, कम तो नहीं है भाई, 2 × 10⁸ बहुत अधिक होती है, लेकिन इसकी तुलना में कम है, ठीक है। अब जब इतनी स्पीड से लाइट रे आ रही है, अचानक उसकी स्पीड में ब्रेक लगता है, ब्रेक लगना ही तो वही कम होना मतलब ब्रेक लगना, ब्रेक लगेगी तो क्या होगा, रे रुकेगी अपने उस स्पीड से थोड़ा बहुत क्या कर लेगी, उसकी स्पीड कम होगी मतलब रुकेगी, क्योंकि तो अपना पाथ चेंज निकलेगी, उसी स्पीड से एक दूसरे मीडियम में नहीं जा सकती है। फिर हम बाद में बात करेंगे मीडियम है क्या आखिर, क्यों लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। इसमें गई तो क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसमें लाइट की स्पीड कम क्यों हुई, क्यों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो एक ग्लास मीडियम है ये एयर से क्या होता है, डेंस होता है। डेंस मतलब घना, डेंसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट डेंसिटी पर डिपेंड करती है उस मीडियम की। इसकी जो डेंसिटी होती है मतलब ये इस मीडियम की एयर की, देन किसके ग्लास की वो क्या होती है, कम होती है, और ग्लास की होती है अधिक। तो अधिक होती है तो इस कारण इसमें स्पीड क्या होती है, कम होती है। जिसकी जितनी कम डेंसिटी होगी यानी जो जितना कम डेंस होगा या जितना अधिक रेयरर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट अधिक होगी, और जितना अधिक डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होगी। ठीक हो गया भाई। अब एक चीज़ और निकल के यहाँ पर आती है, देखो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। ये देखो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये डॉटेड लाइन तो मैंने ओरिजिनल पाथ को शो किया था, ध्यान दें। तो हम देख रहे हैं जो ये लाइट रे बेंड हो रही है, एक बार तो ये परपेंडिकुलर की तरफ आ रही है, जरूरी थोड़ी ना है कि ये परपेंडिकुलर की तरफ ही बेंड होगी। मैंने ये तो नहीं कहा ना इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा नहीं कहा। ये नॉर्मल की तरफ भी बेंड हो सकती है, ये फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी बेंड हो सकती है। वो डिपेंड किस पर करता है, फिर से डेंसर और रेयरर मीडियम में। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में आती है, व्हेन लाइट रे एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तब वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। इसी का उल्टा अब देखिए, ये ग्लास क्या डेंस है, अब डेंस से किस में आ रही है, रेयरर में आ रही है। तो डेंसर से रेयरर में आएगी तो उस केस में जो लाइट रे होगी वो फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। देखो व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट रे enters from denser medium to the rarer medium it bends far away from the normal, नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये बेसिक भी आपको समझ में आ गया होगा, कब लाइट नॉर्मल की तरफ आती है, कब नॉर्मल से दूर जाती है। अच्छे से वॉच करिए, ज़रा ध्यान लगाइए, ठीक है भाई। इतना तो आ गया। उसके बाद हम इसमें आगे क्या पढ़ेंगे, देखो ये हमने पढ़ा कि लाइट रे एक डेंस से रेयर में आते तो क्या होता है, रेयर से डेंस में आते तो क्या होता है, ठीक है। अब हम देखें व्हेन लाइट रे इज, जैसे मैं डायग्राम तो मैंने बना ही रखा, फिर भी हम वहाँ पर समझेंगे, 2-3 वर्ड वहाँ पर निकलते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड, वो क्या है हम आगे वो देख रहे हैं। देखो व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू फ्रॉम एयर टू ग्लास देन ग्लास टू एयर, जैसा डायग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है। देखो एक डायग्राम फिर से क्लियर करने के लिए फिर बना देता हूँ। मैंने कहा था व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू फ्रॉम एयर टू ग्लास देन ग्लास टू एयर, ये आपके क्या है, ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और ये एयर, और ये भी आपका क्या है। तो मैंने कहा जब लाइट एयर से किस में आती है, ग्लास में आती है। देखो एयर से ग्लास में आ रही है तो क्या होगा भाई, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जैसा हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा। देखो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ना ये। और इसके बाद फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर नॉर्मल, जब वो फिर से एयर में जाएगी तो क्या होगी, इधर को नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक। अब ये रे तो आपकी क्या थी भाई, इस रे को हमने क्या कहा था, हम जानते हैं इंसिडेंट रे। क्या थी ये, इंसिडेंट रे। और ये क्या होती है आपकी, रिफ्रैक्टेड रे। और जो लास्ट ये रे है इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे ध्यान देना, ये नया वर्ड होगा आपके लिए, इमर्जेंट रे। ये आ गई इमर्जेंट रे। अब इस एंगल को भी हम जानते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
जैसे क्या होता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती थी उसको हमने कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल फाउंड बाय रिफ्लेक्टेड रे, जैसे ये है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, ऐसे ही यहाँ पर भी जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये देखो भाई इमरजेंट रे भी तो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, द एंगल फाउंड बाय इमरजेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंट, ये इमरजेंट एंगल कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इस इंसिडेंट रे की ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करते हैं, इसके ओरिजिनल पाथ को हम आगे बढ़ाते हैं, देखो ये, तो हम देखते हैं जो इमरजेंट रे थी और जो ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे है वो आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, और इन दोनों लाइन के जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज नोन एज, एक वर्ड आता है यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी ये चीज़ पूछी जाती है बेटा आपसे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन तो क्या देंगे आप, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको एक एंगल आई दिख रहा है और दूसरा ई दिख रहा है, तीसरा क्या दिख रहा है, आर। इनमें तो हमने बता दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे, उसका रीजन मैं बता चुका, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, ये रेयर मीडियम से डेंस में आ रही है तो एंगल छोटा हो जाएगा, अगर फिर से डेंस से रेयर में आते तो एंगल बड़ा हो जाएगा। कौन सा, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एंगल आई और एंगल ई में क्या रिलेशन होगा, देखो ये ओरिजिनल रे है ये वाली, ये क्या है, इमरजेंट रे है, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब ये दोनों लाइनें क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल है ना, तो ये दोनों एंगल भी आपस में, इसका मतलब क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, मैथ्स भी तो आप पढ़ते हैं, तो कैसे होंगे जरा सोचिए। तो मैंने क्या कहा फिर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, ये दोनों आपस में इक्वल होने हैं। ठीक है भाई, समझे मेरी बात है। जरा यहाँ पर जरा इस एंगल को मैं यहाँ पर भी आप सोचेंगे उसके लिए मैं बना रहा हूँ। देखो ये वाला एंगल है ना, ये इस पर आ रही है क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। देखो ये दोनों पैरेलल हैं, समझ रहे मेरी बात। ये इसके ये अगर बात करते हैं, देखो ये इस स्ट्रेट लाइन हो गई, ये आपकी इमरजेंट इसकी रिफ्रैक्टेड रे, तो ये वाला एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होना है, फिर ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। और क्यों हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, होंगे नहीं होंगे। देखो जब कोई दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उस केस में ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इसीलिए दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आशा करते हैं इतना कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान देना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक चीज़ और, जितने भी ये मैं आपको नोट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम में अवेलेबल होंगी। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उसको ओपन करिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इन नोट्स को नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ उसमें क्या था, उसको हम रिलेट कर रहे हैं साथ में, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर भी सेम यही है, देखना जरा मैं क्यों कह रहा हूँ सेम, उसको समझेंगे। ये आपका कोई दूसरा मीडियम हो गया, ये इंसिडेंट रे है, इसको मैं फिर से ग्लास ही कह रहा हूँ, ये आपका नॉर्मल आ गया, और ये क्या आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये एंगल आई है, ये एंगल क्या है, आर। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, एन डैश कह देते हैं इसको, और ये कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड। ठीक है भाई, ये इंसिडेंट रे है। देखिए बार बार हम इसको लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में रहे, और जहाँ पर 3 के 3 पॉइंट मिलते हैं इसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तो कहते थे ना रिफ्लेक्शन में भी, तो यहाँ पर भी वही कहते हैं। तो देखिए फिर, तो फर्स्ट लॉ अब क्या होगा यहाँ पर, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यही तो था, वहाँ पर ही पहला लॉ था, नहीं था, तो आ जाना चाहिए। इंसिडेंट रे,
नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे तीन के तीन एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं, लाई करते हैं। ये पहला रूल आ गया। और सेकंड लॉ इसका इंपॉर्टेंट होगा भाई। सेकंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ, क्योंकि लॉ स्नेल ने दिया था तो इसको उसी के नाम पर क्या कह दिया, स्नेल्स लॉ का कह दिया, ठीक है ना, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ होता क्या, देखो क्या होता है सेकंड लॉ। आपके एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ, जो भी है जिस टाइप से भी पूछा जाएगा तो आपको लिखना है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही लिखना है। तो होता क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन द रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दैट इज, पहले मैं लिख लेता हूं, देखो दैट इज क्या कहा, फिर ये मैंने क्या कहा था, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, ये दैट इज साइन आर। साइन का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से है भाई। कुछ बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ दी होगी, ठीक है, कोई पढ़ रहे होंगे, जिनने नहीं पढ़ी वो भी पढ़ लेंगे, चिंता मत करिए। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल दैट इज आई अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब यहाँ पर मीडियम आपके एयर और ग्लास, तो इन दोनों के लिए यहाँ पर हमेशा साइन आई अपॉन साइन आर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ध्यान देना, दिस कांस्टेंट इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं फिर, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये नई चीज निकल के आई, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे दिखाते हैं, देख रहे हो, डिनोटेड बाय एन, ये स्मॉल एन बना देना, इस टाइप से डिनोटेड बाय एन, इससे इसको शो किया जाता है, किसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो दैट इज, इसको क्या लिखूंगा भी, दैट इज क्या हो जाएगा फिर, ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। देखो ये आया आपका सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या स्नेल्स लॉ, ठीक है भाई। मैं सेकेंड लॉ को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2-3 बार ऑलरेडी कर चुका, जरा समझिए। द रेशियो ऑफ, ये देखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये देखो दो मीडियम है, इसको हम मीडिया कहते हैं, प्लूरल फॉर्म है ना मीडियम की, कंफ्यूज मत करना। ये मीडियम मतलब यहाँ पर आपका एयर है, यहाँ पर ग्लास, इन दोनों मीडियम के लिए हमेशा साइन आई और साइन आर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक। जहाँ पर इस कांस्टेंट को हमने क्या कहा था, क्या कहा इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड डिनोटेड बाय एन, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। अब हम एक्सप्लेन करेंगे एन को, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, जरा देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेसिकली बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। क्या कहा, सिंपली मैंने अगर सिंपल सी भाषा में कहूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किन्हीं दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का क्या है, रेशियो है, ठीक है ना। लाइट स्पीड का किसकी स्पीड का, लाइट की स्पीड का क्या है, रेशियो है, उसको हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या गई, फिर मैंने सिंपल सी डेफिनेशन एक, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का ये होता है, समझ रहे होंगे आप। पहला टाइप क्या है इसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको भी हम समझेंगे अभी, अच्छे से ध्यान देना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और दूसरा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव देखिए अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। अभी मैंने क्या कहा आपसे, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दो मीडियम में लाइट की स्पीड का क्या है, रेशियो है, ठीक है ना। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा फिर, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, दैट वन मीडियम क्या होगा आपका, एयर और वैक्यूम होगा। व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू द अनदर मीडियम, देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। ठीक हो गया। वैसे ही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिलेटिव मतलब हम कंपेयर करते हैं, दो मीडियम का कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम, देखो अदर देन एयर और वैक्यूम, वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, जो वन मीडियम होगा यहाँ पर एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ और होगा, वहाँ पर लाइट रे उस मीडियम से नहीं जाएगी, किसी और मीडियम से जाएगी, तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर से आपको समझना है, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आपका बनता है, बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। सपोज दैट ये आपका मीडियम फर्स्ट है और ये क्या मीडियम सेकेंड है। ठीक। अब यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है भाई, ये इंसिडेंट रे है, ठीक, ये इंसिडेंट रे है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, ठीक है ना। ये एंगल आई है, ये एंगल क्या है, आर है। ठीक। अब मैं कहता हूँ अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्या कहा मैंने, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड रिटर्न एज, इसको कैसे लिखते हैं देखो, अगर मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 दैट इज, ये देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे दिखाते हैं, एन को एन से दिखाते हैं, जैसा हमने अपनी लिखा था ये एन इज इक्वल, देखो एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 यहाँ पर आएगा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये यहाँ पर आएगा, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये देखिए फिर रीड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ऐसे पढ़ते हैं और लिखते ऐसे हैं इसको, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 1 और स्पीड ऑफ लाइट 1 पहले होगी, स्पीड ऑफ लाइट 2 नीचे होगी, ठीक है। ऐसे लिखना है। तो इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल होता है, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये आपकी समझ में आया, ये आ जाना चाहिए बेटा, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी इनकी डेफिनेशन लिखने को आती है, कभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाता है। तो अच्छे समझना, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितना मैंने आज ये पढ़ा इस लेक्चर में, इन सब की PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो जो बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, इसको अच्छे से वॉच करिए, समझिए, तब जाके आप PDF देखिए, तब जाके इसको नोट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कर दो यार।